शैक्षिक संस्थान इसके साथ जुड़े हैं, मगर मैं फिर से कहना चाहता हूं ये पर्याप्त नहीं है। ये हर जिले में चलना चाहिए और हर शैक्षिक संस्थान पर हमारी पहुंच होनी चाहिए। ये विगत वर्षों में एनसीबी ने और इसकी इकाइयों के द्वारा ड्रग नेटवर्क चार्ट भी तैयार कर लिया है, जिसके राज्य के यूनिट उपयोग कर सकते हैं। देश भर के विश्वविद्यालयों और संस्थानों में मिशन ड्रग फ्री कैंपस का कैंपेन भी चालू हुआ है। डार्कनेट, क्रिप्टो पर प्रशिक्षण और मानस हेल्पलाइन का उपयोग ये बढ़ाने के लिए भी अभियान चल रहा है। एनआईए ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 18 मामले पसंद कर इस पर 360 डिग्री इन्वेस्टिगेशन भी शुरू किया है। एनसीबी ने 35 से ज्यादा केस राज्यों से प्राप्त कर इसका भी 360 डिग्री इन्वेस्टिगेशन किया है और 5 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हमने हजारों लोगों को प्रशिक्षित भी किया है। मैं ये सब आपको इसलिए बताता हूं कि सिर्फ नशे का व्यापार करने वाले को पकड़ने के अलावे कई सारे मोर्चे पर हमारी लड़ाई चालू है, परंतु ये लड़ाई का स्केल हमें बदलना चाहिए, ये मैं बार बार बताना चाहता हूं। ये 2 दिन के सम्मेलन में लगभग 8 सत्र है। मैं 3 पर ही ज्यादा वजन देकर एक मिनट बताना चाहूंगा। नशा मुक्त भारत के अभियान में एएनटीएफ और एनकोड की निर्णायक भूमिका। जब तक ये अभियान के लिए हर जिला संवेदनशील नहीं होता है, हर जिले की पुलिस संवेदनशील नहीं होती है, हर जिले का शिक्षा अधिकारी संवेदनशील नहीं होता है, ये अभियान सफल नहीं हो सकता। जिले के धार्मिक नेताओं को भी इस अभियान के साथ जोड़ना पड़ेगा, सभी युवा संगठनों को भी जोड़ना पड़ेगा। तो एनकोड की जिला स्तर की मीटिंगों में संख्या जरूर बढ़ोतरी दर्ज हुई है लगातार फॉलोअप के बाद, परंतु आज भी 272 जिले ऐसे हैं जहां पर एक भी मीटिंग नहीं हुई। मैं सभी एएनटीएफ के प्रमुखों को कहना चाहूंगा, अपने राज्य में सीधा पत्र लिखकर कलेक्टर को एनकोड की जिला की मीटिंग करने के लिए प्रेरित करिए और चीफ सेक्रेटरी से भी बात कर उनको प्रेरित करिए कि इसका वो फॉलोअप करें। दूसरा, भगोड़ों का निर्वासन और प्रत्यार्पण, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। अब समय आ गया है देश भर के लोगों ने विदेश में बैठकर यहां ड्रग का व्यापार का काम करने वाले लोगों को हमारी कानून की नेट में लाने का। सीबीआई ने इसके लिए बहुत अच्छा काम किया है। मेरा सभी एएनटीएफ के अध्यक्षों को आग्रह है कि आप सीबीआई डायरेक्टर का संपर्क कर प्रत्यार्पण के लिए एक सुनिश्चित व्यवस्था आपके यहां खड़ी करिए, जो न केवल ड्रग, टेररिज्म से लेकर गैंगों से लेकर सभी चीजों के लिए काम में आएगी, परंतु ये बेहद जरूरी है। और जिस तरह से प्रत्यार्पण जरूरी है, इसी प्रकार से प्रैक्टिकल अप्रोच से निर्वासन भी जरूरी है। यहां पर जिनको आपने जेल में बंद कर रखा है, वो कुछ न कुछ तरीके से यहीं से व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ गाइडेंस गृह मंत्रालय ने दिए हैं, एक लिबरल अप्रोच लेकर, लिबरल अप्रोच उनके प्रति नहीं लेना है, लिबरल अप्रोच प्रक्रिया के प्रति लेकर उनको डिपोर्ट करने की व्यवस्था के लिए रास्ता सुनिश्चित करना चाहिए। इसकी भी एसओपी गृह विभाग जारी करने जा रहा है। आपने ग्राफिक्स देखे होंगे, सिंथेटिक ड्रग्स और लैब्स ये आने वाले दिनों में बढ़ेंगे। जैसे ही थोड़ी नकेल कसेंगे, इसका चलन बढ़ने वाला है। हर राज्य के एएनटीएफ के प्रमुख ने पैनी नजर से अपने राज्य में जो इस प्रकार की लैब है
या सिंथेटिक ड्रग्स राज्य से बनकर राज्य में अथवा राज्यों के बाहर जा रहे हैं, इसको आइडेंटिफाई कर नष्ट करने की कार्यवाही करनी चाहिए। विगत 1 साल में बहुत अच्छा काम हुआ है इस क्षेत्र में, मगर लैब बने ही नहीं, इस दिशा तक हमें जाना पड़ेगा, तभी जाकर नशा करने वाला व्यक्ति मेडिकल मतलब आरोग्य विभाग की शरण में जाएगा। इसको किसी भी फॉर्म में अगर ड्रग मिलेगा तो नशा मुक्ति की ओर नहीं जाएगा। ड्रग की अवेलेबिलिटी समाप्त होगी तो ही वो मेडिकल सहायता के लिए आगे आएगा और परिवार भी कंपल्सन के साथ उनको वहां छोड़ाएगा। तो हमने ये स्थिति लाने के लिए सिंथेटिक ड्रग्स और लैब को हमने समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा अभियान करना है। मित्रों, आज 11 जगहों पर देश भर में लगभग 1,37,917 किलो मादक पदार्थ, जिसका मूल्य लगभग 4800 करोड़ रुपया है, उसको नष्ट करने का कार्यक्रम करा है। ये कार्यक्रम यहां आप सबके सामने इसलिए करा है कि प्रति 3 माह आपके राज्य में सीज की गई ड्रग, इसको नष्ट करने की परंपरा साइंटिफिक तरीके से बना लेनी चाहिए, क्योंकि पुलिस के कब्जे में पड़ी हुई ड्रग वो भी हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। वो अनेक प्रकार के दूषण हमारी सिस्टम में जनरेट करती है। हर 3 माह में इसको जलाने की, नष्ट करने की परंपरा हमने डालनी चाहिए। मित्रों, ये समस्या जो है, इसके निवारण के लिए एक बहुत जरूरी कदम है टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच। कई बार काम करते करते दबाव के कारण हम आंकड़े बनाने में पड़ जाते हैं। आंकड़े बनाना हमारा ध्येय नहीं है, आंकड़े बने ही नहीं ऐसा भारत बनाना हमारा ध्येय है। और वो तभी हो सकता है कि टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच को हम करें। कुछ अच्छे केस बने हैं देश भर में, कई राज्यों ने भी किए हैं, और इवन नॉर्थ ईस्ट के राज्यों ने भी अच्छे केस बनाए हैं, एनसीबी ने भी बनाए, मगर इसकी मात्रा हर केस तक ले जानी पड़ेगी। जब एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के हेड रिव्यू करे, तब एक पुड़िया भी अगर मिलती है तो पुड़िया से देश में कहां से वो ड्रग एंटर हुई वहां तक की जांच, और देश की बंदरगाह पर अगर ड्रग सीज होती है, समंदर में सील होती है, तो वो कहां तक जाना था उसकी जांच। अगर हम ऐसे केस करने की आदत डालेंगे, हमारी एंटी नार्को टास्क फोर्स को हम ट्रेन करेंगे, तभी जाकर हम इस पूरी समस्या पर हम कंट्रोल ले पाएंगे। मित्रों, कॉमन स्ट्रक्चर और ऑपरेशनल यूनिफॉर्मिटी बहुत जरूरी है। बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज और इसको खुले मन से स्वीकार करना, इसके आधार पर अपने राज्य की स्थिति के अनुकूल एक राज्य की एसओपी बने और राष्ट्रीय जो एसओपी बनी है वो राज्यों की एसओपी का हिस्सा हो। इस प्रकार का अगर हम तंत्र तैयार नहीं करते हैं तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे लड़ाई में। और इसके लिए स्टेट को असिस्ट करने के लिए एनसीबी ने कई प्रकार की ऑनलाइन डेटा आप लोगों के साथ साझा किया है। मेरा आग्रह है कि इसका उपयोग होना चाहिए। और मैं आज फिर से आप लोगों को आग्रह करना चाहता हूं कि कम से कम हर नारकोटिक्स के बड़े केस में हम नेट ग्रिड का संपर्क कर पूरे वो जो गुनहगार है इसका नेटवर्क, हर प्रकार का नेटवर्क हम ढूंढने की कवायद करें। इससे हमारे केस को न केवल पुख्ती मिलेगी, मजबूत होगा, मगर हम नेटवर्क ध्वस्त करने में भी सफल होंगे। मित्रों, हम स्टेट को असिस्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरा सभी एएनटीएफ के प्रमुखों से आग्रह है, एक चेकलिस्ट भी बनाया जाए, एंटी नारकोटिक्स एक्शन चेकलिस्ट। चेकलिस्ट 2 प्रकार का होगा।
कि केस का इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार से किया है, इसका चेकलिस्ट होगा, और केस आइडेंटिफाई करने के लिए जिला पुलिस ने कितने प्रयत्न किए हैं इसकी भी चेकलिस्ट बनानी चाहिए। और अगर ये चेकलिस्ट का रिव्यू आप क्वार्टरली करते हैं तो अपने आप नीचे तक हमारी ये लड़ाई पहुंच जाएगी। आज फाइनेंशियल ट्रेल, हवाला लिंक, क्रिप्टो लेन देन और साइबर चैट्स, ये सब के लिए हर राज्यों में एक विशेष टीम, एक दस्ता बनाएंगे, तभी जाकर हम इस लड़ाई के सामने पुख्ता तरीके से लड़ पाएंगे। हर राज्य में हो सके तो अन्य कामों के साथ साथ इसको भी प्रायोरिटी देकर आईटी विंग की स्थापना हो और नारकोटिक्स फोकस्ड फॉरेंसिक लैब का एक यूनिट भी हर राज्य में तैयार हो। क्योंकि जब विश्लेषण करते हैं तो ढेर सारे केसों में जमानत इसलिए हो जाती है कि ये ड्रग थी या नहीं थी, इसका रिपोर्ट ही कई महीनों तक नहीं आता है, तो कोर्ट फिर जमानत दे देती है और हमारे अधिवक्ता लाचार हो जाते हैं। तुरंत इसका लेबोरेटरी टेस्टिंग हो, सर्टिफिकेट ऑनलाइन चला जाए, इसके लिए हर स्टेट एफएसएल में एक छोटी टुकड़ी, एक छोटा यूनिट बनाने के लिए एएनटीएफ के सभी प्रमुखों ने अपने अपने यहाँ इनिशिएटिव लेना चाहिए और हर राज्य का एक अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क भी एक प्रकार से बनाना चाहिए। इसको फॉर्मल करना नहीं करना है तो मत करिए, मगर कम से कम जिम्मेदारी का सबको एहसास हो, इस प्रकार का अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क भी बना जाए। हर राज्य, मेरा आग्रह है कि कार्टेल पर एक उच्च स्तरीय स्ट्रेटेजी अपने अपने राज्य की बनाए। मैंने जो आगे कहा वो तीनों प्रकार के कार्टेल के लिए आपके राज्य में कौन काम कर रहा है, इसकी एक उच्च स्तरीय स्ट्रेटेजी बनानी पड़े। इसमें एएनटीएफ के लोग अकेले काम नहीं कर पाएंगे, इसमें राज्य पुलिस को भी हिस्सा लेना पड़ेगा, राज्य पुलिस को भी शामिल करना पड़ेगा और विशेषकर डिस्ट्रिक्ट पुलिस को भी शामिल। गुनहगारों की संपत्ति का अगर आप ध्यान से अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये किस दर्जे का गुनहगार है। इसके पास से पकड़ी गई मात्रा सिर्फ पर्याप्त नहीं है, अगर इसकी संपत्ति में आश्चर्यजनक बढ़ोतरी हुई है तो निश्चित रूप से कार्टेल का एक बड़ा हिस्सा है। इस प्रकार के कई इन्वेस्टिगेशन के नॉर्म्स बनाकर हमने नीचे देने पड़ेंगे और जैसा मैंने कहा, कार्टेल पकड़नी है तो डार्कनेट, क्रिप्टो करेंसी, कम्युनिकेशन पैटर्न, लॉजिस्टिक्स का एनालिसिस और फाइनेंशियल फ्लो, मेटा डाटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग मॉडल जैसी तकनीक भी हमारे यहाँ बढ़ानी पड़ेंगी। मित्रों, मैं कुछ चीज़ों पर पहले भी बोल चुका हूँ, मगर आज मैं फिर थ्रस्ट देना चाहूँगा कि मादक पदार्थों की तस्करी में विदेशी अपराधियों और भगोड़ों को वापिस लाने के लिए और यहाँ से निर्वासन के लिए एनसीबी, सीबीआई और राज्य पुलिस का एक समवायी तंत्र बने, वो बहुत जरूरी है और वो तंत्र राज्य पुलिस को अपने यहाँ स्थापित करना होगा, तभी जगह जाके हम ये कार्टेल को नष्ट कर पाएंगे। सभी पात्र मामलों में पीट एनडीपीएस लगाने में कोई झिझक नहीं करनी चाहिए। पीट एनडीपीएस का उपयोग जितना बढ़ेगा, नए गुनहगारों की संख्या बढ़ने में हमें इतनी बढ़ती हुई रोकने में हमें इतनी ही सफलता मिलेगी। प्रत्येक राज्य में प्रोसिक्यूशन की व्यवस्था को एनसीबी के ऑनलाइन पोर्टल पर दिए गए केसों का स्टडी कर चुस्त दुरुस्त करना पड़ेगा और लैब पर मैं फिर से कहना चाहता हूं, लैब पर हमने काफी बड़ी मात्रा में कठोर कार्यवाही करने का समय आ गया है। एनआईए को आपके यहां से कुछ विशिष्ट प्रकार के केस जो अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय है वो अगर आप भेज सकते हैं तो एनआईए निश्चित रूप से आपको सहायभूत होगी, ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है।
राज्य की एनकोड की बैठक कई जगह होती है, मगर पोर्टल पर इसका रिपोर्टिंग नहीं होता है। तो कम से कम पोर्टल के रिपोर्टिंग को भी हम ढंग से कर ले, इसके लिए हम सब ने एक्टिव होना पड़ेगा। 1933 को उपयोग हमने जितना हो सके उतना महत्तम करना चाहिए। एक त्रिकोणीय रणनीति के तहत हमने कदम उठाने पड़ेंगे। ड्रग की सप्लाई चेन के लिए हमारा रूथलेस अप्रोच होना चाहिए, डिमांड रिडक्शन में एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच होना चाहिए और हार्म रिडक्शन में ह्यूमन अप्रोच होना चाहिए। ये तीनों अप्रोच के साथ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने आगे बढ़ना चाहिए। तीनों काम नारकोटिक्स को लड़ाई लड़ने वाली टीम के ही है, चाहे आदत छुड़वानी हो, चाहे अभिभावक को सचेत करना हो, चाहे स्कूल के तंत्र को इसके साथ जोड़ना हो, चाहे धार्मिक नेताओं को अभियान के साथ जोड़ना हो, ये सभी जिम्मेदारी एएनटीएफ के विभाग अध्यक्ष की है, ऐसा मैं मानता हूं। तो उस दृष्टि से हमने आगे बढ़ना चाहिए और ढेर सारे प्रयास हुए। मैं इसका नतीजा भी आपको बताना चाहता हूं मित्रों। 2004 से 13 तक जब्त ड्रग्स की मात्रा देश में 26 लाख किलो थी और 14 से 25 तक 26 लाख से बढ़कर 1 करोड़ किलोग्राम से ज्यादा ड्रग हमने पकड़ी है। ये बताता है कि हम प्रयास करते हैं तो सफल मिलता है। 4 गुना बढ़ोतरी। मगर अब सवाल है प्रयास को और आगे ले जाने का। और जब ड्रग का मूल्य 40,000 करोड़ का ड्रग 10 साल में पकड़ा गया था, अब इस 10 साल में 1,65,000 करोड़ का ड्रग पकड़ा गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी और हमारी गति बढ़ानी पड़ेगी, प्रयास तेज करने पड़ेंगे और स्ट्रेटेजिक अप्रोच के साथ प्रयास करने पड़ेंगे। तो मैं मानता हूं हम नशा मुक्त भारत की कल्पना के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। जो डिस्पोजल की बात मैंने करी, इसमें 3,63,000 करोड़ का ड्रग अगले 10 साल में 4 से 14 में डिस्पोज हुआ था और 14 से 25 में 35,21,000 करोड़ का ड्रग डिस्पोज हुआ है। तो बहुत सारा पुराना ड्रग भी हमने डिस्पोज किया है। और मूल्य की बात करें डिस्पोज ड्रग के, तो 8,150 किलो का ड्रग डिस्पोज हुआ था, इसकी जगह 71,600 करोड़ का ड्रग डिस्पोज कर पाए। मित्रों, अफीम के विनिष्टीकरण में तो हमें बहुत सफलता मिली है। 2020 में 10,700 एकड़ का हमने विनिष्टीकरण करा था। 21 में 11,000, 22 में 13,000, 23 में 22 के सम्मेलन में हमने संकल्प लिया था, 23 में 13,000 से बढ़कर 31,768 एकड़ हमने विनिष्ट किया। और इसी प्रकार से कैनेबिस का भी 21,000 से बढ़कर 34,000 एकड़ तक हम पहुंचे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हजारों एकड़ ड्रग जब विनिष्ट होता है तो हम कितने लोगों को बचा पाए, इसका हमें संज्ञान होना चाहिए। यहां जो एएनटीएफ के अध्यक्ष हैं, जहां पर ये दोनों अफीम और कैनबिस की खेती होती है, वो राज्यों के अध्यक्षों को मेरा आग्रह है, ड्रोन का उपयोग कर कर, अपनी सूचना तंत्र का उपयोग कर कर एक खेती को विनिष्ट करने का एक विशेष अभियान जब बुआई होती है इसके 1 माह बाद लेना चाहिए, जिससे बुआई का खर्चा उनके सर पर पड़ेगा, तो अगली बार बुआई करने से वो रोकेंगे। हमने गिरफ्तारियों में भी लगभग 2004 से 14 में 1,73,000 लोग गिरफ्तार किए थे। 14 से 25 में 7,61,000 लोग गिरफ्तार किए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, उपलब्धि मिल रही है, मगर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी समस्या के सामने ये उपलब्धि बहुत छोटी है। इसको कई गुना करना पड़ेगा, तब जाकर हम सफल होंगे। और मुझे विश्वास है कि हम जरूर
सफल होंगे। एक सहयोगी तंत्र बनाने की बात पर भी मैं फिर से थ्रस्ट देना चाहूँगा और मैं आशा करता हूँ कि इस विषय का चयन गृह सचिव जी और एनसीबी के डायरेक्टर और डीआईबी ने साथ में बैठकर करा है। मैंने इसको बारीकी से देखा भी है। इस हर एक विषय को 1-1.5 घंटे का सब्जेक्ट मानने की जगह करोड़ों लोगों का जीवन सुधारने का विषय मानकर चाहे हमारे अंदर की संवेदनशीलता को हम जगाएं। सरकारी तंत्र कई बार व्यक्तियों को यंत्र बना देता है, मशीन बना देता है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि हम मशीन नहीं है, हम मानव हैं, हम व्यक्ति हैं। हमारी संवेदना को जगाना, आप सबके सामने, वित्त विभाग वालों के सामने लाखों काम होंगे, स्कूल वालों के सामने लाखों काम होंगे, मगर सबसे महत्वपूर्ण कामों से एक काम है। अगर आने वाली पीढ़ियां ही नष्ट हो गई तो देश का भविष्य नहीं रहेगा। और मैं साफ दृष्टि से देख रहा हूं, अगर ये लड़ाई अब आने वाले 10 साल में हम नहीं जीतते हैं तो हम एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाएंगे कि हमेशा की लड़ाई हम हार जाएंगे। और इसकी जिम्मेदारी इतिहास हमारी अभी की पीढ़ी पर देगा, और पीढ़ी से ज्यादा विशेषकर हम सब जो इस सभागार में बैठे हैं इन पर आएगी। मेरा आप सभी से आग्रह है, मैं मानता हूं आप सभी बहुत व्यस्त हैं, मुझसे भी ज्यादा व्यस्त, परंतु व्यस्तता में प्रायोरिटी तय करनी पड़ती है। ये मैनेजमेंट का सिद्धांत है। समय से ज्यादा काम होते हैं तो प्रायोरिटी तय करनी पड़ती है। इसको आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में एक बार डाल दीजिए। देखते 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 ये लड़ाई का नक्शा बदल जाएगा मित्रों। और मेरा फिर से एक बार आग्रह है कि अब छूट-फूट केस करने की जगह जो एएनटीएफ के अध्यक्ष है वो तीनों प्रकार की कार्टेल पर अपना ध्यान दे, कार्टेल को नष्ट करने पर ध्यान दीजिए। मेरी एक बात याद रखना, मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं, ये अभियान सफल होने ही वाला है। मेरी बात आप मान कर चलना, सफल हो तब आपका योगदान महत्तम हो। इसके लिए हम सब ने आज यहां से मन बनाकर जाना है। मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। आप मोदी जी की कल्पना का नशा मुक्त भारत की रचना में हम सब सफल हो। ईश्वर हमें सहायता निश्चित करेगा, क्योंकि हमारा काम ईश्वरीय काम है। आप सभी लोग संवेदना के साथ इस अभियान से जुड़े, ऐसी मेरी करबद्ध प्रार्थना कर फिर से मेरी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।